Assalamualaikum students and welcome back to our science class. We are doing chapter number 6 and that is structure of an atom. The topics we will cover today are going to be radioisotopes, uses of radioisotopes and the law of constant composition. So let's start our lecture. Our first topic is radioisotopes. The nuclei of some isotopes are unstable. They can split up or decay and release energy in the form of radiation. Such isotopes are called radioactive isotopes or radioisotopes. कुछ न्यूक्लियाई ऐसे होते हैं कुछ आइसोटोप्स के कि वो क्या होते हैं, वो अनस्टेबल होते हैं, ठीक है, यानी वो उनकी जो फॉर्म होती है वो स्टेबल नहीं होती, इसी वजह से या तो वो स्प्लिट अप हो जाते हैं, ठीक है, या फिर डीके हो जाते हैं और इस स्प्लिटिंग अप में वो एनर्जी रिलीज करते हैं और इस एनर्जी को क्या कहा जाता है, रेडिएशंस, या फिर रेडिएशंस की फॉर्म में वो एनर्जी को रिलीज करते हैं, ठीक है. सो रेडिएशंस क्या होते हैं, व्हेन एन आइसोटोप इज अनस्टेबल एंड दे स्प्लिट अप और डीके एंड द एनर्जी दैट इज रिलीज्ड दैट इज कॉल्ड रेडिएशंस, ठीक है. Such isotopes are called radioactive isotopes और radioisotopes और ऐसे isotopes जिनका न्यूक्लियाई अनस्टेबल होता है और वो इसी अनस्टेबिलिटी की वजह से डीके होता है या वो होता है स्प्लिट अप होता है और रेडिएशंस प्रोड्यूस करता है या रिलीज करता है, तो उसको रेडियोआइसोटोप्स कहा जाता है या फिर रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स कहा जाता है. एग्जाम्पल देख लेते हैं. कार्बन 14 पिछले लेक्चर में हमने देखा था, उसमें मैंने आपको बताया था कि कार्बन 14 जो है वो रेडियो एक्टिव है. सो यही मतलब उसका था कि कार्बन 14 का जो वो है न्यूक्लियाई है वो अनस्टेबल है और इसी वजह से या तो वो डीके हो जाता है या वो स्प्लिट अप हो जाता है और रेडिएशंस जो है वो क्या करता है, रिलीज करता है, इसीलिए कार्बन 14 क्या है, रेडियो एक्टिव है या फिर रेडियो आइसोटोप है. नोट देख लें, when a radioactive isotope splits up it forms a different atom with a different number of proton. जब एक radioactive isotope split up होता है तो ये क्या करता है, एक different atom form करता है और उसके number of protons जो हैं वो different होते हैं. जाहिर है इसी बात है, न्यूक्लियाई split हो रहा है ना, फॉर एग्जाम्पल आपके पास वो है कुछ चीज़ें हैं और आप उसको बिल्कुल हाफ में डिवाइड करो या फिर उसको स्प्लिट कर रहे हो तो सारी चीज़ें जो नंबर होते हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं. अगर टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स हैं आपके पास 10 पेंसिल्स हैं और उसका और 4 इरेजर्स हैं, ठीक है. सो आप अब उनको स्प्लिट कर रहे हो, दो वो है सिबलिंग्स हैं, बहन भाई हैं और आप आपस में उसको वो कर रहे हैं, स्प्लिट कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है नंबर ऑफ पेंसिल्स भी दोनों के पास चेंज होंगी और नंबर ऑफ जो रबर है वो भी चेंज होगी. आप ऐसे करने के पेंसिल्स 10 हो जाएं और रबर जो है वो 3 हो जाए, ठीक है. सो अब यहाँ पे थोड़ी सी अनइवन भी आ जाएगा लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं, जैसे पेंसिल्स और रेजर के जो नंबर्स हैं वो स्प्लिटिंग से डिफरेंट हो गए. सो उसी तरह यहाँ भी जब रेडियो एक्टिव आइसोटोप स्प्लिट अप होता है तो वो क्या करता है, वो एक डिफरेंट एटम को फॉर्म करता है और उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी डिफरेंट होते हैं. डिटेल्स देख लेते हैं अब इनकी. The atoms with a large number of protons, neutrons and electrons are more likely to be radioactive in nature. और ऐसे एटम्स जिनके प्रोटॉन नंबर्स, न्यूट्रॉन नंबर्स और इलेक्ट्रॉन नंबर्स लार्ज होते हैं, यानी कि बड़े नंबर वाले जो एटम्स होते हैं, बड़े एटॉमिक नंबर वाले जो एटम्स होते हैं वो नेचर में ज़्यादा रेडियो एक्टिव यानी कुदरती तौर पर वो रेडियो एक्टिव होते हैं, वो रेडिएशंस प्रोड्यूस करते हैं. When an atom emits radioactive rays, its nucleus changes and becomes the nucleus of a different atom. जब एक एटम रेडियोएक्टिव रेस को इमिट करता है तो उसका जो न्यूक्लियस है वो चेंज हो जाता है, ठीक है, और वो किसी और डिफरेंट एटम का न्यूक्लियस बन जाता है. जाहिर सी बात है एक न्यूक्लियस है वो स्प्लिट हो रहा है, दो में हाफ हो रहा है, तो वो जो उससे जो एटम्स बनेंगे वो डिफरेंट होंगे. दिस इज बिकॉज ऑफ द चेंज इन इट्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. और जाहिर सी बात है ये क्यों हुआ है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स में चेंज आ गया है. अगर कोई हमारे पास वो है एक एटम है जिसका एटॉमिक नंबर फॉर एग्जांपल वो है 37 है, ठीक है. सो अगर हम उसको स्प्लिट कर रहे हैं और एक में 30 प्रोटॉन्स आ रहे हैं और एक में 7 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है दोनों डिफरेंट एटम्स बन गए ना, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उनके स्प्लिट हो गए, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स चेंज हो गए एंड दैट्स व्हाई द एटम हैज चेंज्ड. एग्जाम्पल देख लेते हैं.
U-235 हैज़, ये यूरेनियम का वो है एटॉमिक मास है, U-235 है, वो क्या है, वो रेडियो आइसोटोप में आता है। 143 न्यूट्रॉन्स इसमें होते हैं, 92 प्रोटॉन्स होते हैं और 92 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं U-235 में। यूरेनियम न्यूक्लियस स्प्लिट्स emitting अल्फा रेडिएशंस। यूरेनियम का अब ये जो न्यूक्लियर है ये क्या है, ये अनस्टेबल है, तो वो स्प्लिट हो जाता है और स्प्लिट होते हुए इमिट करता है अल्फा रेडिएशंस और फिर बन जाता है न्यूक्लियर ऑफ थोरियम 226 एंड हीलियम 4। ठीक है, यानी कि यूरेनियम 235 का जो वो है न्यूक्लियर है या फिर जो एटम है वो अल्फा रेडिएशंस को इमिट करता है और क्योंकि वो अनस्टेबल होता है तो वो स्प्लिट हो जाता है। स्प्लिट होके एक थोरियम बनाता है और दूसरा हीलियम बना देता है। अगर इनको आप काउंट करें तो देखिए 226 प्लस 4 कितने हो जाते हैं, 230। ठीक है, 230 हो जाते हैं और ये हमारे पास उसका मास नंबर लिखा हुआ है। सो इसी तरह से इन्होंने दो डिफरेंट वो बना दिए। ठीक है, दो डिफरेंट एटम्स उन्होंने बना दिए। ये देखें, अब यहाँ पे आपको जो इसका फॉर्मूला है वो नज़र आ रहा है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। U92 एंड 235, 92 इज द एटॉमिक नंबर, 235 इज द एटॉमिक मास। ठीक है, तो ये अब स्प्लिट हो गया। यहाँ पे इसने क्या इमिट किया इसने ये अल्फा रेडिएशंस इसने इमिट की और क्या हो गया, ये स्प्लिट हो गया। ठीक है, स्प्लिट हो गया और क्या क्या बनाया इसने, एक थोरियम बनाया, एक हीलियम बनाया। थोरियम देखें जो हमारे पास उसका वो है एटॉमिक नंबर है वो 90 है और यहाँ पे देखें हीलियम जिसका एटॉमिक नंबर 2 है। अगर आप इसको काउंट करें 90 प्लस 2 तो हमारे पास क्या बनता है 92, यानी कि यूरेनियम का जो वो है एटम है वो क्या हुआ, वो स्प्लिट होकर उसने दो एटम्स बना दिए डिफरेंट किस्म के। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जहाँ पे चेंज हो गए, सिर्फ दो प्रोटॉन्स उसने सब अपने से सेपरेट किए जिसके रिजल्ट में एक हीलियम प्रोड्यूस हुआ और जो यूरेनियम था उससे थोरियम और हीलियम बन गए। अच्छा जी, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यूजेज ऑफ रेडियो आइसोटोप्स। ये जो रेडियो आइसोटोप्स हमने देखे हैं जो एनर्जी एमिशंस होती हैं और जो ये एनर्जीज डिफरेंट रेज जो हैं ये निकलती हैं, तो इसके यूजेस क्या क्या हैं। मेडिकल यूजेस सबसे पहले देखेंगे हम। रेडियो आइसोटोप्स आर एक्सटेंसिवली यूज्ड इन मेडिसिन टू एनालाइज एंड ट्रीट इलनेस। काफ़ी सारे मेडिसिन में रेडियो आइसोटोप्स यूज होते हैं ताकि वो इलनेस को एनालाइज करें, यानी कि बीमारियों को एनालाइज करें, उसको ट्रीट किया जा सके। They are useful in radiation therapy and in locating tumors in a patient's body। और ये जो है ये रेडिएशन थेरेपीज होती हैं कुछ ख़ास उनमें भी यूज़ होता है। और उसके अलावा अगर किसी का कोई एक पेशेंट है, ट्यूमर है उसको, तो पेशेंट की बॉडी में ट्यूमर्स को भी लोकेट कर सकते हैं। अब देखें, अब ट्यूमर है, अब क्या कर सकते, डॉक्टर्स पूरी की पूरी बॉडी को तो खोल के नहीं देख सकते ना कि ट्यूमर्स की तरह। सो इन्हीं रेडियो आइसोटोप्स के ज़रिए से वो ट्यूमर्स को लोकेट करते हैं। एग्जाम्पल्स देख लें। कोबाल्ट 60 इज यूज टू किल कैंसर सेल्स विदाउट सर्जरी। कैंसर के जो सेल्स होते हैं, अगर आपने देखा हो कि कीमोथेरेपी वगैरह उसको कहते हैं, सो कीमोथेरेपी में क्या होता है, जो कैंसर के सेल्स है उसको किल किया जाता है बगैर किसी सर्जरी के और उसमें रेडिएशंस जो हैं वो यूज होती हैं। किसकी रेडिएशन यूज होती हैं, कोबाल्ट 60 की। सोडियम 24 इज यूज टू स्टडी ब्लड सर्कुलेशन इन बॉडी। सोडियम 24 हमारी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन स्टडी करने के लिए यूज होता है। कार्बन 14 इज यूज टू स्टडी मेटाबॉलिज्म चेंजेस इन डायबिटीज पेशेंट्स। ठीक है, कार्बन 14 क्या करता है, जो डायबिटीज के पेशेंट्स होते हैं ना उनका जो वो शुगर का लेवल है वो इंक्रीज और डिक्रीज होता है। सो उसको स्टडी करने में क्या करता है, कार्बन 14 हेल्प करता है। गैमा रेज are also used in sterilizing surgical instruments, syringes, bandages, etc. गैमा रेज जो हैं वो ये जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जाहिर सी बात है ऑपरेशन जो हैं वो हॉस्पिटल में कई सारे लोगों के होते हैं, किसको कौन सी बीमारी होती है, किसको क्या बीमारी होती है। सो जो उनके सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं सर्जरी के लिए, जो ऑपरेशंस के लिए यूज होते हैं, सो उनको स्टेरिलाइज किया जाता है, यानी कि उनको जर्म्स जो हैं उनसे हटाए जाते हैं। सो उसमें गैमा रेज जो हैं वो यूज किए जाते हैं।
अच्छा जी, अब इसका इंडस्ट्रियल यूज़ देख लेते हैं कि इंडस्ट्रीज़ में इसके कौन कौन से यूजेस हैं। मैनी इंडस्ट्रीज सच एज पेपर, स्टील, ऑयल and oil use radioisotopes. These industries use radioisotopes to control the thickness of pipes, paper and plastic to give uniformity to their products. ठीक है, काफ़ी इंडस्ट्रीज़ हैं पेपर, स्टील की, ऑयल की, प्लास्टिक वगैरह की, कि वो इन रेडियोआइसोटोप्स को यूज़ करते हैं। और ये यूज़ कैसे उसको करते हैं या किस पर्पज़ से यूज़ करते हैं कि वो उसकी ये जो पाइप्स होती हैं पेपर या प्लास्टिक, इनकी थिकनेस को कंट्रोल करने के लिए कि उनके प्रोडक्ट्स में यूनिफॉर्मिटी हो। अब जाहिर सी बात है, कोई पेपर आपने ऐसे देखा कि कहीं पे ज़्यादा मोटा हो और वही पेपर जो है दरमियान में जो है वो थिन हो और फिर दूसरी साइड पे मोटा हो, नहीं ना, एक यूनिफॉर्मिटी होती है। सो वही यूनिफॉर्मिटी जो आपको पाइप्स वगैरह में, पेपर में और डिफरेंट प्लास्टिक्स में देखने को मिलती हैं, तो वो ये रेडियोआइसोटोप्स को यूज़ करके गेन करते हैं। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। Sodium 24 is used to study oil well and detect leaks in pipes. सोडियम आइसोटोप क्या करता है कि वो ऑयल वेल को स्टडी करने में हेल्प करता है और पाइप्स में अगर कहीं लीक्स होते हैं तो उसको भी डिटेक्ट कर देता है। अब कैसे करता है, अब इतना तो आपको पता है कि अब हमने कहा है कि ये रेडिएशन जिनसे प्रोड्यूस होते हैं एनर्जी को वो इमिट करते हैं, ठीक है, जब वो स्प्लिट अप होते हैं। तो ये जो सोडियम वो होता है, इसको अगर पाइप्स में डाल दें और ज़ाहिर है अब ये उधर वो रेडिएशंस कर रहे हों, तो अगर पाइप में कहीं पे लीक है तो उस लीक, जहाँ से लीक है वहाँ से थोड़े से रेडिएशंस जो हैं वो निकल आएंगे। सो वो रेडिएशंस निकलते हुए अगर उसको डिटेक्ट कर लें तो पता चल जाता है कि यहाँ पे लीक्स जो हैं वो हो रहे हैं। इसी तरह से इरिडियम 192 इज यूज टू चेक द बॉयलर फॉर लीकेज एंड एयरक्राफ्ट पार्ट्स फॉर क्रैक्स। और यही जो है ये क्या करता है, इरिडियम जो है वो एक ख़ास बॉयलर होता है जिसमें इंडस्ट्रीज़ में बड़ा बॉयलर टाइप होता है जिसको यूज़ किया जाता है काफ़ी चीज़ों को बॉयल करने के लिए। तो उस बॉयलर में अगर कोई लीकेज है उसको भी देखने के लिए, चेक करने के लिए इरिडियम यूज़ होता है। इसके अलावा जो एयरक्राफ्ट यानी कि जो हवाई जहाज़ वगैरह होते हैं, जंगी जहाज़ है, जो भी हैं एयरक्राफ्ट्स में आते हैं, उनके जो पार्ट्स हैं उसको क्रैक्स के लिए चेक किया जाता है। अब जाहिर सी बात है, एक बड़ा जहाज़ है, क्या पता कि उसमें कहीं पे कोई क्रैक आ गया हो। अब बंदा देख ले लेकिन आंखों से तो कोई भी चीज़ कभी मिस हो जाती है, थोड़ा सा तो कुछ हो सकता है, लेकिन एयरक्राफ्ट ऐसी चीज़ है कि वहाँ पे कोई भी गलती की गुंजाइश नहीं होती है। सो इसीलिए रेडियो आइसोटोप्स को यूज़ किया जाता है। और अगर कहीं पे कोई क्रैक होता है तो जाहिर है वो रेडिएशन जो है वो वहाँ से पास हो जाती हैं, गुजर जाती हैं। और अगर रेडिएशंस जो हैं वो किसी जगह पे उन्होंने कोई वो रखा हुआ है, एटम रखा हुआ है या कोई एलिमेंट रखा हुआ है और उसकी रेडिएशंस वहाँ से निकल गई, सो वो रेडिएशंस निकलने से समझ आ जाता है कि यहाँ पे कोई क्रैक था। उसी क्रैक के ज़रिए से ये जो रेडिएशंस है ये यहाँ से बाहर जा सकती थी। सो क्रैक का पता चल जाता है, दिख जाता है कि रेडिएशंस कौन सी जगह से निकल के आ रही हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप वो क्या कहते हैं, एक रूम बिल्कुल बंद है और एक जगह से जो है बहुत थोड़े से एक वो है, होल है बहुत छोटा सा, जहाँ से थोड़ी सी सूरज की रोशनी जो है वो अंदर आ रही है और पूरा एक रे बन रहा होता है ना। तो फिर आप क्या करते हैं, आप देखते हैं कि कमरे में तो बिल्कुल अंधेरा है, ये एक थोड़ा सा ये जो एक रे गुजर रही है अंदर कमरे में आ रही है, किधर से आ रही है। तो अगर आप उसको देखते हैं और पूरे इधर उधर नज़रें वो फेरते हैं, दौड़ाते हैं और देखते हैं, उसको ट्रेस करने की कोशिश करते हैं, तो आपको नज़र आ जाता है कि दरवाजे में या पर्दे में या डोर में यहाँ पे ये जो छोटा सा सुराख है वहाँ से ये जो रेज है वो इंटर हो रही हैं। इसी तरह से ये जो रेडिएशंस हैं इनको भी ट्रैक करके पता चल जाता है कि क्रैक कहाँ पे है और कहाँ से रेडिएशंस जो है वो लीक कर रही हैं या फिर निकल रही हैं, इमिट हो रही हैं, बाहर आ रही हैं। Uranium-235 is used in nuclear power plants in production of fluorescent glassware and colorful wall tiles। ठीक है, यूरेनियम 235 जो है वो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स पर भी यूज़ होता है। उसके अलावा फ्लोरेसेंट ग्लासवेयर्स होते हैं और कलरफुल ये जो दीवारों के टाइल्स होती हैं इनमें सब में यूज़ होता है। ज़ाहिर है उनकी थिकनेस वगैरह को स्टेबल रखने के लिए यूज़ होता है। कोबाल्ट 60 इज यूज टू प्रिजर्व फूड, और फूड को प्रिजर्व करने के लिए कोबाल्ट 60 को यूज़ किया जाता है। गैमा रेज का यहाँ भी एक यूज़ है, और क्या है वो, दैट स्टॉप द बडिंग इन पोटैटोज एंड हेल्प प्रिजर्व देम। पोटैटो जो है उनमें जो बडिंग होती है, आपने देखा होगा कि अगर आप आलू लेकर आए हैं और काफ़ी टाइम तक वो आपके फ्रिज में होते हैं तो उसके ऊपर थोड़े थोड़े बड्स टाइप निकल आते हैं,
सो उस बडिंग को स्टॉप करती है और इसके अलावा उनको प्रिजर्व करने में भी हेल्प करती है, यानी कि उनको संभालने में और ताकि वो ख़राब ना हो उसमें हेल्प करती है। नेक्स्ट हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है द लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, यानी कि जो कंपोजिशन है एक चीज़ को बनाने जो उसकी साख्त होती है उसको कंपोजिशन आप कह सकते हैं, ठीक है। और कांस्टेंट का मतलब कि बिल्कुल वो एक सेम रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता। द लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन इज अ लॉ ऑफ केमिस्ट्री which says that the sample of a pure compound always contain the same elements in the same mass proportion, ठीक है। लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन एक ऐसा केमिस्ट्री का लॉ है जो कहता है कि अगर एक कोई प्योर कंपाउंड आपके पास प्रेजेंट है तो उसमें हमेशा जो है एलिमेंट्स जो उसमें प्रेजेंट है और उनका मास प्रोपोर्शन वही रहेगा। अब ये नहीं है कि क्या होगा कि अगर एक प्योर कंपाउंड है और वो एक जगह पे उसको हमने डिफरेंट तरीके से बनाया है तो उसमें कोई और कंपोजिशन होगी, उसमें हाइड्रोजन जो है वो 4% होंगे, ऑक्सीजन 2% होंगे, इस तरह नहीं होता है। जो उसकी कंपोजिशन रहती है वो सेम रहती है अगर वो कंपाउंड प्योर है तब। No matter how you prepared or obtained a compound, if it is pure, it will always contain the same elements in the same mass proportion, ठीक है। अब no matter कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपने वो जो कंपाउंड है वो किस तरह से बनाया है, अगर वो प्योर है यानी कि उसमें कोई भी वो नहीं है, मिलावट नहीं है, तो हमेशा उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो सेम ही प्रोपोर्शन में मौजूद होंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं वाटर की। A single water molecule always consists of hydrogen and oxygen in a ratio of 1:9 mass ratio, which means oxygen makes up 88.810% of the mass of water molecule। एक सिंगल वाटर मॉलिक्यूल जो है उसका रेशो क्या होता है, मास रेशो, वो 1:9 के उसमें कंसिस्ट होता है या फॉर्म होता है। मतलब इसका ये है कि जो वाटर मॉलिक्यूल है उसका 88.81% क्या बनाता है, वो ऑक्सीजन फॉर्म करता है। हाइड्रोजन मेक्स अप द रिमेनिंग 11.190% ऑफ मास, और हाइड्रोजन जो है वो बाकी जो रिमेनिंग 11.190% है मास का उसको फॉर्म करता है, उसको मेक करता है। यू कैन ऑब्टेन वाटर फ्रॉम डिफरेंट नेचुरल सोर्सेज लाइक रिवर्स, पॉन्ड्स, सी और लेक्स, और आप इस पानी को कहीं से भी क्या कर सकते हैं, नेचुरल सोर्सेज से ऑब्टेन कर सकते हैं। रिवर्स हैं, पॉन्ड्स हैं, चाहे लेक्स हैं, वहाँ से पानी निकाल लें, सी से निकाल लें, लेकिन है तो पानी। यू कैन मेल्ट आइस एंड कंडेंस स्टीम टू गेट वाटर, और आप बर्फ़ को पिघला लें या फिर जो स्टीम है उसको कंडेंस कर दें तो भी आपको वाटर जो है वो मिल जाता है। यू कैन ऑल्सो मैन्युफैक्चर वाटर बाय रिएक्टिंग हाइड्रोजन विद ऑक्सीजन बाय न्यूट्रलाइजिंग एसिड्स विद अ बेस, और इसके अलावा आप वाटर को मैन्युफैक्चर यानी तैयार भी कर सकते हैं। कैसे? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को रिएक्ट करके या फिर एसिड और बेस को एक न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस उसका होता है, वो आप फिर इंशाल्लाह हायर क्लासेस में देखोगे, 8-9 में देखेंगे आप उसको। तो यहाँ पे क्या होता है कि एसिड और बेस को न्यूट्रलाइज करने के प्रोसेस में भी वाटर जो है वो मैन्युफैक्चर होता है या फॉर्म होता है। If the water is pure, it will always contain 88.810% of oxygen by mass and 11.190% of hydrogen by mass। अगर वो पानी प्योर है, उसमें कोई मिलावट नहीं है, वो बिल्कुल साफ पानी है, तो उसमें हमेशा ऑक्सीजन की भी यही मिकदार रहेगी मास के हिसाब से, और हाइड्रोजन की भी यही मिकदार जो है वो प्रेजेंट होगी। ओके, सो वी हैव कम टू द एंड ऑफ आवर लेक्चर। आई होप आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर कोई कंफ्यूजन है या कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछें। अपनी प्रैक्टिस करते रहें, अपने जो टेस्ट हैं वो याद करते रहें। सी इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।